अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 45 मिनट्स के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, एक आज बहुत अहम इशू पर हम बात करने जा रहे हैं। कोरोना वायरस की पहली वेव से लेकर अब तक चीज़ें जो हैं वो बेहतर नहीं हुई हैं, सूरत हाल हमें स्टेबल नज़र नहीं आ रही है। और ख़ास तौर पर अगर हम तालीम की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट की मजबूरी है कि इतनी मुहलिक ये वेव है, ख़ास तौर पर जब थर्ड वेव की मैं बात कर रही हूँ तो उसमें स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी को बंद करना नागुज़ीर अमल था और ये हमें करना पड़ा। फर्स्ट वेव में हमने देखा कि एकदम से सब कुछ बंद हो गया, लेकिन थर्ड वेव में कुछ स्मार्ट तरीके जो है वो अपनाए जा रहे हैं और हर जगह पर स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ बंद नहीं किए जा रहे। लेकिन इसके बावजूद बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना हो रहा है। हमारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, हमारे वालिदैन कर रहे हैं, तालीमी इदारे कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि इस वक्त जो कशमकश हमें नज़र आ रही है, जो परेशानी नज़र आ रही है, वो क्यों है और इस परेशानी को कम कैसे किया जा सकता है। अगर आपने इसी पैटर्न पे आगे अपनी ज़िंदगी गुजारनी है तो फिर आपको थोड़ी सी तब्दीली अपने माइंडसेट में करनी पड़ेगी, कुछ तैयारी करनी पड़ेगी ताकि स्टूडेंट्स अपनी जगह पर मुतमईन हो पाएँ, वालिदैन अपनी जगह पर, और हमारे तालीमी इदारे और हमारे पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से पॉलिसी बना सकें। ये सब चीज़ें आज के प्रोग्राम में डिस्कस होंगी। स्टूडेंट से भी बात करेंगे, पेरेंट्स से भी बात करेंगे हम, और हम बात करेंगे हमारे जो तालीमी इदारों के सरबराहान हैं वो किस तरह से सारी सिचुएशन को देख रहे हैं और गवर्नमेंट के एंड पर इस वक्त हमें क्या पॉलिसी नज़र आ रही है। ये सारी चीज़ें आज के प्रोग्राम में डिस्कस होंगी। और इस वक्त कुछ स्टूडेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं। मैं चाहती हूँ कि पहले स्टूडेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू आप तक पहुँचा दें और ये हम जान लें कि उनके क्या कंसर्न्स हैं। खुशहाल खान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और गिलगित से इनका ताल्लुक़ है। हम इनसे जान लेते हैं। खुशहाल खान, मुझे बताइएगा, इस वक्त जो ये सारी सिचुएशन हम देख रहे हैं, जिसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, कोरोना में तालीमी इदारे बंद हो चुके, पहले भी बंद थे, तो इस वक्त स्टूडेंट्स की क्या सोच है, क्या कैसे देख रहे हैं आप इसको? हम एक बिल्कुल बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ पे ये फैसिलिटीज़ बहुत ही कम है और रेयर है, या बाज़ एरियाज़ में वो है ही नहीं। तो इस सिचुएशन में बच्चों के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा, जो हमारे अपने क्लास फेलोज़ है, जो हमारे जूनियर्स है। क्योंकि मैं एक PhD का स्कॉलर हूँ, मैं एक एज ए स्कॉलर मैंने ख़ुद भी बहुत सारे इश्यूज़ को फेस किया। उनमें सबसे मेजर इशू ये था कि एक तो इंटरनेट की फैसिलिटी और इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी ना होने की वजह से हम ऑनलाइन जो हमारा लाइव जो लेक्चर होता था उस तक टाइम पे हम एक्सेस नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से जो भी लेक्चर था वो वेस्ट हो जाता था। तो इसके लिए मेरा और अपना सजेशन और प्लस ये कि हमारा अपने क्लास फेलोज और दूसरे दोस्तों के रेफरेंस से मैं ये एक सजेशन ये देना चाहता हूँ कि क्योंकि ये तो उसका दूसरा अल्टरनेटिव भी है। अल्टरनेटिव ये है कि एक तो सिंक्रोनाइज जो सिस्टम है उसमें फेस टू फेस जो चीज़ें हम वो करें, और दूसरा एसिंक्रोनाइज जो सिस्टम है उसको लाया जाए। उसमें ये है कि जो भी लेक्चर आप देते हैं वो रिकॉर्ड में रखें, रिकॉर्ड करने के बाद फिर बाद में जो स्टूडेंट्स इस तक एक्सेस नहीं कर पाए उनके साथ ये चीज़ें शेयर की जाए, ताकि वो टाइम के बाद, मतलब जिस टाइम पे वो क्लास हो रही थी उसके बाद, मतलब शाम के टाइम पे जब भी उनको टाइम मिले उस वक्त वो एक्सेस करें और वो चीज़ें देखें और उनके जो अंडरस्टैंडिंग है वो अपने कंटेंट एरिया में क्लियर हो। बहुत सारी जगहों पर चूंकि पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा जो है वो इंटरनेट से ही महरूम है, और जहाँ पे इंटरनेट है वो हमारे फार फ्लंग एरियाज़ में सिग्नल्स का इशू होता है। तो ये किस तरह से ये सारी चीज़ें चल रही हैं, क्या मुश्किलात फेस कर रहे हैं आप लोग? एक तो ये कि टीचर्स जो हैं दे आर फेसिंग वेरी मच इश्यूज रिगार्डिंग हाउ टू एंगेज स्टूडेंट्स। ठीक है, उनको ऑल्दो के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन स्टिल दे आर लैकिंग इन डिफरेंट कैपेसिटीज़। अभी यानी सब कुछ प्लान नहीं है, नई चीज़ है, टाइम लग रहा है। एग्जैक्टली उसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो प्रॉपरली टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए ताकि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके। अलॉन्ग विद दिस स्टूडेंट्स को के अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत ज़रूरी हैं कि स्टूडेंट्स ज़्यादा पैनिक हैं ये सोच के कि उन्हें किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। जैसे कि आपने कहा टेक्निकल इश्यूज हैं, वो दे आर द की इशू ऑफ दिस होल सिस्टम, लेकिन हमने उसके साथ कोप करना है ना। तो स्टूडेंट्स को ये चीज़ रियलाइज़ करनी है और उनको पास अल्टरनेट होना चाहिए कि व्हाट दे कैन डू इंस्टेड ऑफ, अगर फॉर एग्जांपल अब जैसे ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं और वो रिकॉर्ड भी हो रहे हैं और दे कैन एक्सेस इट लेटर। बच्चों की एजुकेशन को लेकर ख़ास तौर पर वालिदैन के बड़े कंसर्न्स हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कुछ ना होने से तो बेहतर है कि ऑनलाइन क्लासेस हैं, लेकिन जैसे मेरे 2 बच्चे हैं तो दोनों को मुझे सेम टाइम पे मॉनिटर करना, उनको गाइड करना, मुझे 2 रोल करने पड़ते हैं, ड्यूरिंग एंड आफ्टर स्कूल दोनों परफॉर्म करना पड़ रहा है। तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी इंटरनेट जो कनेक्शन है उसके भी इश्यूज़ हैं। साथ हमारे बच्चों को सेल्फ
लर्नर नहीं है, सेल्फ डायरेक्टेड नहीं है। तो जो इशू सबसे ज़्यादा मुझे फील होता है वो टीचर्स के एंड पे है कि वो एक्टिविटीज़ इतनी नहीं करवाती, बच्चों को इंगेज नहीं कर पाते, जस्ट एक लेक्चर के थ्रू चलवाते हैं कि लेक्चर दे दिया और बच्चों को प्रॉपर तरीके से एक्टिविटीज़ उनके लिए मैनेज नहीं है। तो टीचर्स आर नॉट ट्रेंड एज सच कि वो कंडक्ट कर सकें ऑनलाइन क्लासेस प्रॉपर तरीके से। एक तो ये इशू है। दूसरा ये कि हम जिस तरह से बच्चों के लिए लाइट ना होने के साथ साथ हम बैकअप्स भी रखते हैं, इंटरनेट का भी रखते हैं, तो हमारे जो स्कूल्स हैं वो फ़ीस काफ़ी ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं और वो फुल चार्ज कर रहे हैं। वो चार्जेस भी ले रहे हैं जो उनको नहीं लेने चाहिए। लैब्स के हो गए और स्कूल में लाइब्रेरी के साथ साथ लेबॉर्ट्री, और वो आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, बच्चे तो घर बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, वो बच्चे बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो वो एक इशू है जो कि मैं समझती हूँ कि स्कूल को कंसर्न करना चाहिए, ये फोकस करना चाहिए कि पेरेंट्स के लिए ये ओवरबर्डनाइज हो गया है। नाज़रीन, हमने स्टूडेंट से भी बात की है, वालिदैन से भी बात की है, उनके मसाइल हमने सुने हैं। कोशिश हमारी ये थी कि सबको इकट्ठे बिठाकर एक पैनल डिस्कशन होती, एक डिबेट होती, ताकि मसाइल जो हैं वो लोग अपने बताते, स्टूडेंट्स भी, वालिदैन भी, और जो रेलिवेंट लोग हैं वो उसके जवाब देते। लेकिन आप बखूबी समझते हैं कि कोविड की वजह से ये सब पॉसिबल नहीं हो पा रहा। तो जो उस वक्त जहन में सवालात थे, जो मसाइल थे वालिदैन के और बच्चों के, स्टूडेंट्स के, वो हम अब लेकर आए हैं अपने पैनलिस्ट के पास। मैं अपने पैनलिस्ट का आपसे इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ, उन मसाइल को हम डिस्कस करेंगे इनके साथ भी कि ये किस तरह से पॉलिसी बना रहे हैं कोविड के दौरान जो सारा इस वक्त एजुकेशनल लॉस हो रहा है उसको किस तरह से कम किया जा सकता है। हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं डॉक्टर मासूम यासीन ज़ही साहब। डॉक्टर साहब जो हैं ये रेक्टर हैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के। बहुत शुक्रिया सर आपका हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इनके साथ मौजूद हैं रज़ाउर रहमान साहब, और रज़ा साहब जो हैं ये प्रेसिडेंट हैं ऑल पाकिस्तान सर्विंग स्कूल्स एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया रज़ाउर रहमान साहब हमें वक्त देने के लिए। मैं चाहती हूँ डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। सर, इस वक्त जो सारा एक ये चल रहा है मामला, पेंडेमिक है, पूरी दुनिया इसको फेस कर रही है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ये सारे मसाइल चल रहे हैं। हम लोग अब इस वक्त थर्ड वेव में कितने तैयार हैं? हमने फर्स्ट वेव से हम देख रहे हैं, इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और कुछ अपनी ट्रेनिंग भी कर रहे थे, तैयारी भी कर रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस का भी सारा सिलसिला चल रहा था। तो हायर एजुकेशन में इस वक्त हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ की सिचुएशन है, आलमोस्ट ये थर्ड सेमेस्टर है हमारा जो कि ऑनलाइन जारी है। दरमियान में कुछ ऐसी गैप्स आ गई थी जहाँ पे हम फ़ेस टू फेस हमने स्टूडेंट्स को बुलाया था, और अब भी हमारे पास जो एमएस और पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं जो लेबॉरेटरीज़ में काम करने वाले हैं, अंडर स्ट्रिक्ट एसओपीज़ वो काम कर रहे हैं अपने जो रिसर्च वर्क है, क्योंकि वो ज़्यादा सफ़र करता है। बाकी ये है कि हमारे लिए ये फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर टू थर्ड सेमेस्टर जब हम आए हैं, हमने ये सफ़र तय किया है, तो हमने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को रिड्यूस किया है। इसमें जब हमारा पहला सेमेस्टर था, पहले सेमेस्टर से हमने ये जो ऑनलाइन टीचिंग है इसमें आपको 3 लेवल्स के ऊपर काम करना पड़ता है। इसमें सिस्टम रेडीनेस है, सिस्टम को रेडी करना होता है, स्टूडेंट रेडीनेस है और टीचर रेडीनेस है। ये 3 स्टेप्स हैं, इन तीनों को वो करना। अब जाहिर सी बात है इन तीनों में चैलेंजेस थे जब हमने स्टार्ट लिया, लेकिन वक्त के साथ साथ हमारा सिस्टम भी इम्प्रूव हो गया, और साथ ही साथ अब स्टूडेंट्स जो हैं पहले की निस्बत ज़्यादा रेडी हैं। फिर गवर्नमेंट ने कुछ इसके लिए स्टेप्स लिए, और जो ब्रॉड बैंडविड्थ की जो कनेक्टिविटी है वो कुछ ज़्यादा इलाकों तक वो फैल गई, तो लड़कों के लिए या बच्चियों के लिए ये आसान हो गया कि वो घर बैठकर अब ये है कि वो लेक्चर्स और वो ले सकते थे। लेकिन सर वो भी किसी हद तक, क्योंकि सबकी एक्सेस में नहीं है। हमारा एक बड़ा इलाका जो है या फार फ्लंग एरियाज में जो हमारे स्टूडेंट्स रहते हैं वो कुछ इतना बेहतर कनेक्टिविटी का सिलसिला नहीं है। यू आर वेरी राइट। अब यूनिवर्सिटीज़ ने इस तरह भी अपने तय ये इंतजामात कर लिए कि टीचर्स ने अपने जो लेक्चर्स थे वो रिकॉर्ड करवा लिए और सब कुछ वो किया। ये और हर वो यूनिवर्सिटी इसको रिकॉर्ड कर रही है अपने लेक्चर्स को, या अभी कहीं कहीं ये काम हो रहा है? यानी ये मैंडेटरी है कि टीचर्स रिकॉर्ड करें? हमने टीचर्स को ये टास्क दिया कि उसके पास ये लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स है उसकी क्लास के जो उसके साथ कनेक्टेड हैं, थ्रू व्हाट्सएप कनेक्टेड हैं, थ्रू ईमेल कनेक्टेड हैं,
اور ان کے ساتھ پورا رابطہ ہے. اب آپ نے ان تک اپنا یہ جو ہے یہ مٹیریل پہنچانا ہے, وہ جس طریقے سے بھی ان کو پہنچ جائے تاکہ یہ جو ٹیچنگ لرننگ کا پروسیس ہو وہ کس حد تک آپ اس کو بہتر بنا سکتے ہیں. لیکن اس ایک چیز کو ہم سب کو من حیث القوم ہمیں اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ دیکھو جو ہم بات کر رہے ہیں یہ سب ایمرجنسی ہے, یہ کوئی نارمل سچویشن نہیں ہے جس کی ہم بات وہ کر رہے ہیں. اس میں دوسری کوئی رائے ہو نہیں سکتی کہ ایک اسٹوڈنٹ کو جو ایکسپیرینس آپ کیمپس کے اوپر اس کو لا کے آپ جو ایکسپیرینس دے سکتے ہو وہ ڈسٹنس لرننگ سے آپ وہ ایکسپیرینس پاسبل نہیں ہے. لیکن ہم اب جیسے اب یہ تیسرے سیمسٹر کا مطلب ہے 1.5 سال, اب 1.5 سال آپ کسی بچے کو بغیر کسی اس کے پروسیس کے ایجوکیشنل پروسیس کے گھر پہ بٹا نہیں سکتے تھے. لہٰذا یعنی ابھی تو یہ سمجھا جائے کہ something is better than nothing, یہ والی سچویشن ہے کہ چلے کچھ نہ کچھ اتنا بھی برا نہیں ہے کہ something is better, وہ جو ہے وہ جو something is better کا مطلب ہے کہ آپ بہت کم اس کو no a lot is being done in that. اور پھر یہ ہے کہ آپ دیکھو دنیا جو ہے ابھی ویسی بلینڈڈ موڈ کی طرف جا رہی ہے. بلینڈڈ موڈ میں یہ ہے کہ آپ کے کچھ جو وہ ہیں کچھ حصہ آپ کے کورس کا وہ آن لائن ہو رہا ہے, کچھ حصہ جو ہے وہ فیس ٹو فیس ہو رہا ہے, ایک آدھ سیمسٹر آپ کا آن لائن ہو رہا ہے, باقی سیمسٹرز آپ کے فیس ٹو فیس ہو رہے ہیں. اب یہ بلینڈڈ موڈ ہے, اب دنیا بلینڈڈ موڈ کی طرف جا رہی ہے. اب یہ تو ایک چیلنج تھا اور ایک چیلنج ہے ہمارے لیے. ہاں یہ جو کووڈ ہے اٹ از اے چیلنج, لیکن اس چیلنج میں کچھ اپرچونٹیز بھی آ گئی. ابھی میں سیدھا آپ کے پاس یہاں آ رہا ہوں تو میں نے اولڈ کیمپس میں اپنے وہاں پہ ایک اسٹوڈیو جو ہے ابھی اس کو انوگریٹ کیا. اب ہم یہ ساری فیسلٹیز ابھی تیار کر رہے ہیں کہ کیسے ہم اپنے ٹیچر کو تیار کر لیں کہ وہ اپنا مٹیریل ایک بہتر انداز میں پریپیئر کر کے نہ صرف یہ کہ اپنے ان بچوں تک پہنچا دے, یہ دنیا میں اس کا یہ کیسے جا سکتا ہے. ہم کس طرح سنس بینگ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی تو مختلف طرح سے ہماری ٹریننگ بھی ہو رہی ہے سارے میں. ٹھیک ہے, رضا الرحمان صاحب سر, پرائیویٹ سکولز جو ہیں وہ خاصی وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں کہ سکولز کو بند نہیں کرنا چاہیے. فرسٹ ویو میں تو ایک دم سے سب کچھ بند ہو گیا, اب تھرڈ ویو میں تھوڑا سا پالیسی میں شفٹ آیا ہے, گورنمنٹ جو ہے وہ مختلف طریقے سے بیہیو کر رہی ہے. تو اس وقت سچویشن کیا ہے؟ ابھی تو بہت زیادہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. والدین کی طرف جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم فیسیں دے رہے ہیں پوری, ہماری بچوں کی فیسیں بھی کم نہیں ہو رہی, ہمارے بچے لائبریری استعمال نہیں کر رہے, لیبز استعمال نہیں کر رہے, لیکن وہ سارے فنڈز جو ہے وہ بھی ہم سے لیے جا رہے ہیں. تو دونوں طرف سے بڑے شکوے شکایات ہیں, کیسے آپ اس کو رسپونڈ کریں گے؟ دیکھیں انٹرنیشنل ادارے تو یہ کہتے ہیں کہ چھوٹے بچے جو ہیں 15 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں ان کو یہ وائرس افیکٹ نہیں کرتا. میڈم اگر فرض کریں کر جائے تو صرف سینس آف اسمیل کا فرق آتا ہے اور سینس آف ٹیسٹ کچھ دن کے لیے بچوں کو نہیں آتی. جیسے اب آپ نے فرمایا نا کہ کر رہا ہے تھرڈ ویو میں کر رہا ہے, اس کے بارے میں نا تھوڑی سی ابہام مارکیٹ میں آج کل غلط آ گیا ہے. چند دن پہلے 3 دن پہلے NCOC نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس میں انہوں نے کلیئر کیا ہے کہ جتنے بچے فرسٹ ویو میں افیکٹ ہو رہے تھے اتنے % بچے ہی تھرڈ ویو میں افیکٹ ہو رہے ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہے. اور بچوں میں جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. 36 لاکھ میں سے جسٹ ایک بچہ ہے جس کی ایوریج ہے اس وقت. تو یہ پرویل نہیں کر رہا, یہ میرا حال کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے جو اسپریڈ کر دی گئی ہے اور اس وجہ سے لوگوں کو ڈرانے کی ایک سازش ہے. تو پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ اسکولز بند نہیں کرنے چاہیے؟ جی, اسکول بند نہ کرنے کی جو ہم لاجک یہ پیش کر رہے ہیں, یا ہم نے دیکھیں جب فرسٹ ویو آئی نا تو گورنمنٹ نے تمام پورے پاکستان کے اسکول بند کر دیے. ہم نے اس وقت بھی گزارش کی کہ بہت سارے ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ کرونا کے کوئی کیسز نہیں ہیں, اس علاقے میں آپ بچوں کو اسکول آنے کی پرمیشن دیجئے, آپ سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی اپنائیے. وہ پہلی ویو میں اور سیکنڈ ویو میں انہوں نے ایسا نہیں کیا, انہوں نے پورا سسٹم پورا پاکستان ایک پورا علاقہ بند کر دیا. تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ بچوں کا بہت بڑا گیپ آ گیا. ایک تھرڈ ویو میں اب یہ ہوا کہ انہوں نے جو بہت سارے ایریاز ایسے ہیں جیسے پنجاب میں اس وقت دیکھا جائے تو 14 ڈسٹرکٹ کو انہوں نے بند کیا ہے اور 22 ڈسٹرکٹ جو ہیں وہ اوپن ہیں, کیونکہ ان ایریاز میں اس کی جو انفیکشس ریٹ کی شرح ہے وہ کم ہے. تو یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے اس بات کو سمجھا ہے, لیکن تھرڈ ویو میں سمجھا ہے. یہ پہلی ویو میں آپ کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ جن ایریاز میں بچوں کا جن ایریاز میں یہ انفیکشن کا ریٹ کم ہے یا نہیں ہے وہاں بچوں کو پڑھنے دیں. سر
रज़ा और रहमान साहब, देखिए जब फर्स्ट वेव थी उसमें आप भी, हम भी, आप सब घबराए हुए थे, बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे और समझ में नहीं आ रहा था इस पेंडेमिक को आप फेस करें, और ज़िंदगी में पहली मर्तबा आपको नहीं मालूम था कि क्या होने जा रहा है। तो उसमें जाहिर है कि इस तरह के इकदाम हुए, हर डिपार्टमेंट में ऐसे ही काम किए गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बहुत खौफजदा थे लोग। अब पॉलिसी तब्दील हुई है काफ़ी। मुझे ये बताइए सर, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या आप उनके हामी हैं? आप ये समझते हैं कि प्रोटेस्ट से चीज़ें जो हैं मामला हल हो जाएंगे, या फिर हमें टॉक्स करनी चाहिए? नहीं, मैं तो वैसे टेबल टॉक का हामी हूँ। मेरी पीछे मुराद राज साहब से भी एक अच्छी खासी नशिस्त हुई है, और फिर मेरी शफकत महमूद साहब से भी 24 मार्च को लाहौर चैम्बर के प्लेटफॉर्म पे हमारी उनसे डिस्कशन हुई, और हमने अपनी तजावीज़ उनको पेश की, और हम ये समझते हैं कि उन्होंने हमारी तजावीज़ पे गौर भी किया है, उसको कंसिडर भी किया है। और हमारी ये तजवीज़ थी कि आप एक दिन बच्चे को कम अज़ कम हफ्ते में स्कूल आने दें, ताकि वो स्कूल के साथ एक दिन के लिए अपने टीचर के साथ इंटैक्ट रहे और उसका उससे कनेक्शन रहे, और वो बच्चे को काम टीचर जो दे दे वो 1 वीक के बाद जब वो करके लाए मुकम्मल, तो टीचर चेक भी करे और उसके ऊपर मजीद उसकी क्लैरिफिकेशन भी उसको करके दे। तो उसकी ये इन्होंने किया है, 9th-10th के लिए बच्चों के लिए कर दिया है। लेकिन हमने ये गुजारिश की थी कि इसको थ्रू आउट 1-2 ऑनवर्ड सब के लिए कर दिया जाए, कि एक दिन भी बच्चा अगर अपने स्कूल की टीचर के साथ आके मिल लेता है, उसके साथ कनेक्टिविटी में आ जाता है, तो बच्चे का एक माइंड जो है ना ऑटो डिगिंग पे चला जाता है, ऑटो वर्किंग पे चला जाता है, और उसको ये पता होता है कि मैं आंसरेबल हूँ। 7 डेज के बाद मैंने जाना है। अच्छा, फी वाला उसका जवाब रह गया, वो मुझे बता दें कि अगर बच्चा एक दिन जाता है स्कूल में, तो उसके जाहिर है कितने ज्यादा रिसोर्सेज भी नहीं वो इस्तेमाल हो रहे स्कूल्स वगैरह के भी, तो वालिदैन की ये डिमांड है। आप लोगों की गवर्नमेंट से कुछ डिमांड्स है, लेकिन वालिदैन की आप लोगों से डिमांड है कि फिर फी कम की जाए। देखिए, इसमें मैम ये है कि डिफरेंट तरह की कैटेगरीज हैं स्कूल की। एक कैटेगरी है जो 15,000, 20,000, 30-40,000 फी चार्ज करती है, ये एलीट स्कूल कहलाते हैं हमारे। एक कैटेगरी है जो दरमियानी फीस चार्ज करती है, जो 5,000 से 10-12,000 के दरमियान चार्ज करती है, वहाँ पे और तरह के इशूज़ हैं। एक कैटेगरी है जो 5,000 से कम फी चार्ज करते हैं, 5,500 रुपये से लेके 5,000 तक चार्ज करते हैं। ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं स्कूल्स की। अब इसमें जो 90% जो बच्चे फॉल करते हैं वो 5,000 से कम फ़ी वाले में फॉल करते हैं। अब जो 5,000 से कम फ़ी वाले स्कूल हैं ना मैम, उनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। अब उसमें ऐसे स्कूल भी हैं जो बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, बल्कि 17% स्कूल ऐसे हैं जो ख़वातीन चलाती हैं, और ख़वातीन वो हैं जो खुद पहले टीचिंग करती रही हैं और बाद में फिर उन्होंने किसी वक्त में 10, 15, 12 साल के बाद आके अपना एक अदारा बनाया और उसको स्कूल के तौर पे वो चला रही हैं। और जो ये 98% स्कूल्स हैं, ये वो स्कूल हैं, इसमें ज़्यादातर स्कूल ऐसे हैं, या 95% स्कूल ऐसे हैं जिनके पास 300 से कम बच्चे हैं। जब आपके पास 300 से कम बच्चे हैं ना, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो जाएगा। आपके पास सिर्फ 5% स्कूल ऐसे हैं इनमें जो 500 से ज्यादा बच्चे रखते हैं, वरना सबके पास 500 से कम बच्चे हैं। ठीक है सर, इस एक और ज़िमनी सवाल, आपने ये बात की कि वालिदैन अगर ये डिमांड करते हैं कि फ़ीस कम की जाए, वो पॉसिबल नहीं है, तो वो टीचर्स जो जॉब कर रहे हैं स्कूलों में, और बहुत शोर भी हम ये सुनने में आ रहे हैं और अफसोस भी होता है कि लोग बेरोजगार हो गए, क्या 5 साल तक, 1 साल तक, यानी स्कूल्स इतने स्टेबल नहीं हो जाते कि आप 1 साल तक अपना जो स्टाफ है उनको सैलरी दे दें, आप उनको जॉब से ना निकालें? आप ये डिमांड करते हैं कि गवर्नमेंट सब कुछ करे, तो ये स्कूल की जो जिम्मेदारी है सर वो कहाँ जाती है? अच्छा मैम, इसमें मैं आपको ना एक अर्ज़ करूँ कि जब ये पेंडेमिक शुरू हुआ ना, तो उसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हमारे वज़ीर तालीम मुराद राज साहब से, कि उन्होंने पब्लिक में आके, चैनल्स के ऊपर आके उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि आप प्राइवेट स्कूल्स को फ़ीस ना जमा कराएं, अनटिल अनलेस कि वो आपको 20% डिस्काउंट ना कर दें। उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, और वालिदैन ने उसको फॉलो करते हुए बेशुमार वालिदैन ने फीस जमा नहीं कराई। आपके नोटिस में है कि तकरीबन 10,000 स्कूल बंद हो गए हैं, 10,000 स्कूल बंद हो गए हैं, आपने सुना भी होगा और उसका डाटा भी आया है। फिर यूनिसेफ ने भी ये ऐलान किया है कि इतने स्कूल बंद हो गए हैं और 4 लाख बच्चा आउट ऑफ स्कूल चला गया है। क्यों स्कूल बंद हो गए हैं? स्कूल बंद होने की रीज़न ये है कि उनके पास फ़ी नहीं आई, फीस नहीं वसूल हुई, वो रेंट नहीं दे सके, और उन्होंने अपने स्टाफ को फ्री कर दिया और वो बंद हो गए। इसी तरह बहुत सारे स्कूल और भी जो काम कर रहे हैं ना मैम, उसमें भी फ़ी नहीं आ रही है, पेरेंट्स फ़ी नहीं दे रहे, 40% दे रहे होंगे, कहीं 50 दे रहे हैं, कहीं 60 दे रहे हैं, कहीं 70 भी दे रहे होंगे। देखें, सारे के सारा निज़ाम ई लर्निंग पे मुंतकिल नहीं हुआ, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। तो बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो अपने बच्चों को ई लर्निंग पे नहीं ले जा सके, और बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो बच्चों को जब ये ई लर्निंग पे नहीं ले जा सके, उनके वालिदैन को कोई इनपुट नहीं मिली, तो उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजना छोड़ दिया, स्कूल की फीस अदा करनी बंद कर दी, और उसकी वजह से वो स्कूल कोलैप्स में चले गए। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से हम वो स्कूल सैलरी भी नहीं दे पा रहे। देखें, जिसके पास 200 बच्चा है ना, उसकी प्रायोरिटी ये होगी कि सबसे पहले मैं रेंट दे दूँ,
और रेंट के बाद मैं स्टाफ को अपॉइंट कर लूंगा दोबारा, तो मैं अपने अच्छा, अदारे यानी को तो स्टाफ बचा को मैं लूंगा, फिर दोबारा अपॉइंट मैं कर बाद में लूंगा और अपॉइंट कर उनको- लूंगा जी। ओके। ये उसकी मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ। दरअसल ना यहाँ पे डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स आई हैं सिस्टम के अंदर। सारी प्रॉब्लम्स जो पेरेंट्स कहते हैं ना कि जी आपने वो फ़ी कम नहीं की है, उनको उनके एंड पे ये बात मालूम ही नहीं है कि फ़ी बहुत सारे पेरेंट्स ने जमा ही नहीं कराई है। यानी अगर आप मुझे पूछें कि मेरे सिस्टम में मैं आपको पर्सनल बताऊँ तो मेरा ख्याल है कि मुझे एवरेज 40% फ़ी कम करनी पड़ी है। मुझे पिछले पूरे साल में 40% फ़ी कम करनी पड़ी है, क्योंकि बहुत सारे वालिदैन ने नहीं दी। बहुत सारे वालिदैन ने एप्लीकेशन दे दी कि हमारे पास जॉब नहीं है तो आप हमें फ़ीस में रायत दें। हमने ठीक उनको है। रायत भी दी है। हमने ओके। जो बेस्ट, बहुत सारों ने कह दिया कि हमारे पास जॉब नहीं है, हमने उनको उस चीज़ को देखते हुए ठीक वो है। भी उनको रज़ा डिस्काउंट रहमान कर साहब, सर दिया। मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि इस डिबेट में कम से कम कोई ऐसी चीज़ जो है वो हम ऐसा कोई लायहा अमल बना लें, कोई ऐसी तजावीज़ आपकी तरफ से हमारे पास आएँ ताकि वो हम मिनिस्ट्री में लेकर जाएँ और उसके ऊपर कुछ इम्प्लीमेंटेशन हो ताकि कुछ फ़ायदा हो हमें। मैं डॉक्टर साहब की तरफ आऊँगी। सर, फ्यूचर में कैसे देखते हैं आप? अभी जो आप ये कहने के काम हम कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स भी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को भी अपने तई जो है वो तैयार कर रहे हैं, टीचर्स को भी कर रहे हैं, वालिदैन की भी सोच जो है वो अब हमें तब्दील करनी पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त जो है वो न्यू नॉर्मल की तरफ हम जा रहे हैं। अगर इसी कोविड के साथ हमने ज़िंदगी गुजारनी है तो फिर हमें अपनी तरजीहात भी तब्दील करनी होंगी। फ्यूचर में क्या देखते हैं आप, क्या होना चाहिए? ना देखें, इंशाल्लाह ये इतना लंबा नहीं जाएगा। अल्लाह करे सर के बिल्कुल ना जाए इतना लंबा, लेकिन हमें अपनी तैयारी करनी है कि आपको कुछ नहीं पता, ये हम नो। रहम की वो जी, करते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। दूसरा ये है कि द वैक्सीन हैज अराइव्ड, द पीपल आर बीइंग वैक्सीनेटेड, और इंशाल्लाह जल्द ही ये जो है ये चेन इसका टूट जाएगा। इंशाल्लाह। द मोमेंट इसका चेन टूट जाता है तो फिर ये है कि डिजीज जो है दैट विल डिमिनिश। तो वो एक तो वो एस्पेक्ट है कि हमें उसको वो देखना है। दूसरी तरफ हमने, जैसे मैंने आपको ये बताया कि दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर अस, हमें अपनी तैयारी करनी है, हमें अपने टीचर को तैयार करना है। जैसे एक स्टूडेंट जो है जो पिछले सेमेस्टर में जैसे स्टूडेंट्स जो थे वो स्ट्राइक के ऊपर चले गए कुछ यूनिवर्सिटीज़ के, और उन्होंने वो रोडों पे आ गए कि हमने ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है, क्योंकि हमें ऑनलाइन पढ़ाया गया तो हमने ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है। अगर मैं अपने टीचर्स को ऑनलाइन असेसमेंट और इवैल्यूएशन के ऊपर ट्रेन कर लेता हूं, जो उनकी ट्रेनिंग्स अभी जारी हैं, वो अपनी फैकल्टीज़ में ये लोग आजकल इस चीज़ पे वो काम कर रहे हैं कि मैंने ओपन बुक एग्ज़ाम लेना कैसे है। अगर टीचर को वो तरीका आ गया, फिर बेशक बच्चा जो है वो उसका ऑनलाइन एग्ज़ाम वो ले ले, तो उससे जो उसने अखज़ करना है कि मेरे बच्चे ने कितना जो है हासिल कर लिया, कितनी नॉलेज इसने गेन कर ली ड्यूरिंग दिस सेमेस्टर, जो मैंने उसको वो पढ़ाया है, उसके थ्रू इस कितना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कितना इफेक्टिव रहा, वो उस अपने असेसमेंट और इवैल्यूएशन से वो उसको आसानी से गेज कर लेगा। तो ये चीज़ जो है हमने अपने टीचर को ट्रेन करना है कि जो डिलीवरी है, अगर उसको डिलीवरी आ गई और साथ ही साथ उसको असेसमेंट और इवैल्यूएशन आ गया इस ऑनलाइन सिस्टम में थ्रू ओपन बुक एग्जाम, तो फिर तो हमारा काम आसान हो गया। खुदा न खास्ता अगर कभी उसकी ज़रूरत आगे भी पड़ती है तो हम उसको लेके चलते हैं। और वैसे भी जैसे मैंने आपसे कहा कि दुनिया ब्लेंडेड मोड की तरफ जा रही है, तो उस ब्लेंडेड मोड के लिए भी हमें इन चीज़ों की ज़रूरत तो है ही। यानी अभी जाहिर है कि अ लॉन्ग वे टू गो, आपको तैयारी करनी है, अभी इस पे काम करना है, लेकिन ये कि फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे और उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो लर्निंग का प्रोसेस होगा। सर, आप मुझे बताइए कि इस वक्त आप लोगों की क्या डिमांड है? आप बात कर रहे हैं बार बार 5,000 से कम जिनकी फ़ी है, उन स्कूल्स के इशूज़ के हवाले से हमें बता रहे हैं कि वो किस किस्म के मसाइल जो हैं वो फेस कर रहे हैं। इस हवाले से आप क्या चाहते हैं कि गवर्नमेंट किस तरह से इन मसाइल को हल कर सकती है, और वो लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको किस तरह से हम टेबल टॉक की तरफ लेकर आए, ताकि बैठकर इस तरह प्रोटेस्ट करने से तो मसला कभी भी हल नहीं होगा ना। इकट्ठे बैठें और कोई ऐसी तजावीज़ आप लोगों की तरफ से आए जिन पे मिल बैठकर बात हो, और ताकि स्टूडेंट का लॉस ना हो और आप लोग भी सेटिस्फाई हो जाए। जी, थैंक यू वेरी मच मैम। देखें, हम तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट ही करेंगे कि देखें, ये भी आपके इदारे हैं, ये स्कूल भी आप ही इसके सरबराह हैं, जो प्राइवेट स्कूल के सरबराह भी यही हैं,
اور گورنمنٹ اسکولس کے سربراہ بھی یہی ہیں. تو جو گورنمنٹ کے جو بھی متعلقین ہیں ان سے یہ گزارش ہی کی جا سکتی ہے کہ ان کی بقا کے لیے بھی کچھ تھوڑا سوچیے. ان کو اس وقت فائنینشیل پیکیج کی ضرورت ہے, جس دوستوں کو بھی ہے ان کے لیے کوئی اویلیبلٹی کیجیے. لیکن اسٹیٹ بینک نے جب یہ پینڈیمک آیا تو سب کو لونز دینے کے لیے انہوں نے اعلانات کیے, اور اس میں انہوں نے اسکولس کو اگنور کر دیا. انہوں نے تمام سیکٹرز کو ڈالا لیکن انہوں نے ایجوکیشن سیکٹر کو نہیں ڈالا. اگر وہ ایجوکیشن سیکٹر کو ڈالتے تو شاید یہ اتنی زیادہ بے روزگاری نہ پھیلتی. جو ہم کہتے ہیں نا 7 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں, ٹیچر بے روزگار ہو گئے ہیں, وہ شاید نہ ہوتا. تو ہم اب دوبارہ ان سے گزارش کریں گے کہ آپ ایک تو اس کی طرف ضرور توجہ دیجیے, دوسرا آپ ٹیچرز کی ویکسینیشن کے لیے کوئی ارجنٹ بنیادوں کے اوپر آپ ان کے لیے کوئی ایک پالیسی لے آئیے. ان کو بھی فرنٹ بیریئر سمجھ لیجئے اور ان کے لیے کوئی ویکسینیشن کا عمل جلد شروع کروا دیجئے تاکہ یہ اسکول آ سکیں اور بچوں کا ایک تعلیم کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہے, وہ جڑا رہے. ٹھیک ہے, یہ تو اب سب لوگ ہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, لیکن اب آپ کو پتا ہے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے, اس پہ ٹائم لگے گا تھوڑا سا سب کو ویکسینیٹ ہوتے ہوئے. مطلب یہ کہ یہ پرائیورٹی دینے کی بات ہے, پرائیورٹائز کرنا ہے, کیونکہ ہماری یونیورسٹیز کے اندر, جیسے میں اپنی یونیورسٹی کی بات کر لوں کہ میرا ٹیچر جو ہے وہ 30,000 اسٹوڈنٹس کو ایکسپوزڈ ہے, میرا سٹاف جو ہے وہ 30,000 اسٹوڈنٹس کو ایکسپوزڈ ہے. تو آپ جب کلاس روم کی پھر بات کرتے ہو, اللہ کرے کہ یہ فیس ٹو فیس سلسلہ پھر وہ شروع ہو, تو ہمیں پرائیورٹی کے اوپر اپنے ٹیچرز کو یہ چیز جو ہے وہ دینا پڑے گا اس میں. اب دوسری طرف جو پاپولیشن ہے وہ ینگ پاپولیشن ہے, وہ اتنا ولنریبل نہیں ہے ٹو دس ڈیزیز, لیکن یہ جو ٹیچر ہے اس میں یعنی ایسے ٹیچرز ہیں جو کہ بٹوین 50 to 60 ایئرس کی ایج گروپ میں ہیں, تو ان کو یہ پرابلم جو ہے وہ آ سکتا ہے. تو اور سر 60 پلس والوں کو تو تقریباً ہو رہی ہے, اور 50 والے رجسٹریشن کروا رہے ہیں. یہ بھی ایک اچھی خبر ہے کہ وہ لوگ اس میں 50 پلس والے جو ہیں وہ رجسٹریشن کروا رہے ہیں, اور باقیوں کو سب کو ویکسینیٹ کیا جا رہا ہے. یہ بھی ایک اچھا, اس میں سارا کور ہو جائے گا. اس میں چونکہ ایک بہت بڑا کوہارٹ ہوگا اس گروپ میں, تو اس میں اگر پرائیورٹی آپ ٹیچرز کو دیں, کیونکہ وہ ایکسپوز زیادہ پاپولیشن تک ہیں, سب بھی ہو جائیں گے سر انشاءاللہ. سب کو اب یہ ویکسین 50 پلس والوں کی رجسٹریشن ہو رہی ہے. ٹیچرز ہیں نا وہ تھوڑا سے کم ایج کے ہیں, تو اسکول کے جو ٹیچر ہیں نا وہ کم ایج کے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ان کو پرائیورٹی دیں, وہ پرائیورٹی ان کو ملنی چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل. ہاں, یہ ایک اور ایشو ہے کہ ادھر تو جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں وہ آلریڈی ان کی انشاءاللہ ویکسینیشن شروع ہو جائے گی اور یہ معاملہ حل ہو جائے گا. ناظرین, ہم نے بات کی ہے ڈاکٹر معصوم یاسین زئی صاحب سے اور رضا الرحمان صاحب سے. ہم نے بات کی ہے ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے اس وقت ہم لوگ کیا تیاری کر رہے ہیں اور اسٹوڈنٹس کے مسائل حل کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں, یونیورسٹیز کیا کر رہی ہیں, وہ ہم نے ان سے سمجھنے کی کوشش کی ہے. رضا الرحمان صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ اس وقت پرائیویٹ اسکولز جو ہیں وہ کن مسائل کا شکار ہیں اور جو ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ بھی انہوں نے یہاں پر رکھی ہیں. اب انشاءاللہ یہ ساری جو ڈیمانڈز ہیں ان کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ منسٹری میں جائیں اور وہاں پر جا کے ہم یہ بات کریں, ان کی ڈیمانڈز ان کے سامنے رکھیں تاکہ معلوم ہو پائے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ کسی طرح سے آخر حل تو ہونا ہے. یہ اسی گمکو اور تذبذب کی کیفیت میں تو نہیں رہ سکتے. ایجوکیشنل لاس کو ہمیں کم کرنا پڑے گا. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. ناظرین, ابھی ایک بریک میں لے رہی ہوں, بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو پھر اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, اسی پر بات ہوگی. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. کیا اینٹی بایوٹک سے کرونا کا علاج ممکن ہے؟ جی نہیں, اینٹی بایوٹک ادویات وائرس کے خلاف مؤثر نہیں ہوتی. یہ صرف بیکٹیریل انفیکشن کے خلاف کام آتی ہیں. چونکہ کرونا بھی وائرس ہے اس لیے اینٹی بایوٹک ادویات اس پر اثر نہیں کرتی. کرونا وبا ہے, احتیاط جس کی شفا ہے. ناظرین, اسٹوڈیوز میں ہم نے جو گفتگو کی بہت سارے سوالات ہم نے پیرنٹس کے بھی شامل کیے, اسٹوڈنٹس کے جو کنسرنز ہیں وہ بھی آپ تک پہنچائے, اور اس وقت لوگوں کے ذہن میں جو کشمکش ہے, جو گو مگو کیفیت ہے, ہم نے وہ ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں. لیکن اب ان سب چیزوں کے جوابات لینے کے لیے اس وقت ہم منسٹری آئے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فرح حامد خان صاحبہ جو وفاقی سیکریٹری تعلیم ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ وہی سوالات ہم ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں, ان کے پاس لے کر آتے ہیں. بہت شکریہ میڈم آپ کا ہمیں پروگرام میں وقت دینے
के लिए। और हमने देखा फर्स्ट वेव में भी स्कूल्स ज़ाहिर है कि एक मजबूरी थी, हुकूमत की बंद किए गए। अब थर्ड वेव में भी वही सिलसिला नज़र आ रहा है। और फिलहाल तो जो अनाउंसमेंट हुई है कि 8वीं तक जो है वो 28 अप्रैल तक, और 9th 10th और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो है वो 19 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा उनका इम्तिहान सिलसिला, खुल जाएंगे सारे। मुझे ये बताइए, क्या इसको मज़ीद एक्सटेंड करने का भी इरादा है गवर्नमेंट का? आगे क्या पॉलिसी है? फिर एग्ज़ाम्स के हवाले से एक बहुत बड़ा इशू है, शफकत साहब तो कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि एग्ज़ाम्स होंगे, तो ये क्या आप लोगों के पास हिकमत अमली है, कैसे मैनेज करेंगे सब कुछ? जी थैंक यू नाहिद। पहले तो मैं आपको ये क्लैरिफाई कर दूं कि फर्स्ट वेव में और थर्ड वेव में ये फ़र्क है कि फर्स्ट वेव में हमने सारे स्कूल ऑल अक्रॉस द कंट्री, सब इंस्टीट्यूशंस एकदम बंद कर दिए थे और वो काफ़ी अरसा बंद रहे, जैसे कि आपको इल्म है। इस दफ़ा हमने ज़्यादा एक टारगेटेड अप्रोच रखी है और हमने ये जब NCOC में डिसीजंस होते हैं तो वो देखते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज़्यादा है, यानी बहुत तेज़ी से ये मर्ज फैल रहा है। सिर्फ उन डिस्ट्रिक्ट्स में स्कूल बंद हैं और जो डिस्ट्रिक्ट्स कम अफेक्टेड हैं, जैसे सिंध, इंटीरियर सिंध में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बलूचिस्तान में क्वेटा के अलावा कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे तालीमी सरगर्मियाँ उसी तरह जारी हैं। ठीक है। और ये फिर हमने प्रोविंसेस को ये दे दिया है, इख्तियार उनके पास है, दे दिया है कि एक वो कट ऑफ कर लेंगे, इतनी इन्फेक्टिविटी रेट से ऊपर जब हो जाएगा तो स्कूल्स बंद हो जाएंगे। राइट। जहाँ तक आपने एक्सटेंशन की बात की, डेट्स तो आपने बता दी। एक्सटेंशन के ये हम, चूँकि ये आपने देखा कि ये बीमारी एक नई बीमारी है और हर दिन के साथ इसका बिहेवियर भी चेंज होता है, इसके जो हम पे इफ़ेक्ट्स होते हैं वो भी चेंज होते हैं, तो बड़ा रेगुलरली NCOC में इस पे रिव्यू होता है, जिसमें हमें भी बुलाया जाता है। तो ये जब डेट्स आएंगी ओपनिंग की, उससे कुछ 3-4 दिन पहले हम दोबारा जाएंगे NCOC। तमाम एजुकेशन मिनिस्टर्स जो प्रोविंसेस के हैं, सूबों के, उनसे मशवरा करेंगे और उसके बाद फैसला होगा कि क्या स्कूल्स खुलेंगे या मजीद। एग्जाम्स के हवाले से क्या स्ट्रेटेजी होगी? अब O लेवल A लेवल की जो बात कर रहे थे, कैम्ब्रिज के साथ जो तय पाया कि 6 फीट का जो फासला है वो मेंटेन रखा जाएगा, डेस्क इतने दूर लगाए जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ अगर गवर्नमेंट स्कूल्स की या उन सेंटर्स की बात करते हैं जहाँ पर इम्तिहानात होते हैं, पाकिस्तान में तो ये बहुत मुश्किल है। अभी आप सिंध की बात कर रही हैं, KPK, बलूचिस्तान और बहुत सारे दूर दराज एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर तो लोग ये समझते ही नहीं कि कोविड एग्जिस्ट भी करता है, तो वहाँ पर क्या किया जाएगा? एग्ज़ाम्स का जैसे कि हमारे मिनिस्टर साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है और सूबाई हुकूमतों के मिनिस्टर्स ने भी बड़ा क्लियर कर दिया कि इस दफ़ा एग्ज़ाम्स के बगैर प्रमोशन नहीं होगी। तो एग्ज़ाम्स हम इंशाल्लाह ज़रूर लेंगे। कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम्स के बारे में भी बहुत ज़्यादा एक मुहिम चल रही थी, लेकिन वो एक बहुत छोटी सी माइनॉरिटी थी स्टूडेंट्स की जो पढ़ाई नहीं करना चाह रहे थे और चाह रहे थे कि इस दफ़ा भी उन्हें स्कूल ग्रेड्स मिल जाएं। लेकिन जब हमने एक सर्वे किया और कुछ डेटा इकट्ठा किया तो पता चला कि दुनिया में ज़्यादातर मुल्कों में एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं और इवन पाकिस्तान में जो एक्चुअली पढ़ने वाले बच्चे हैं जो कम्पीट करना चाहते हैं वो चाहते हैं कि एग्ज़ाम्स हों। वालिदैन का एक बहुत बड़ा शिकवा है कि अगर ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ, जाहिर है फर्स्ट वेव में भी हुआ, आप लोग ऑब्जर्व कर चुके, ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर लिया, तो उसका इतनी आउटपुट मिलती नहीं है। हमारा 1/3 जो पाकिस्तानी लोग हैं वो इंटरनेट की सहूलत से ही महरूम है। फिर हम जो फार फ्लंग एरियाज़ की बात करते हैं वहाँ पर बहुत सारे इश्यूज़ हैं, सिग्नल्स के इश्यूज़ होते हैं, आप आवाज़ प्रॉपर सुन नहीं पाते, डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो वो बच्चे उस तरह से पढ़ नहीं पाएंगे। अब बच्चों की एक डिमांड, अब ये 2 चीज़ें हैं, वालिदैन की कि वो ऑनलाइन एजुकेशन से सेटिस्फाई नहीं है, और अब बच्चों का ये कहना है कि अगर ऑनलाइन हमारी स्टडीज़ हुई हैं तो फिर एग्ज़ाम्स भी हमारे ऑनलाइन होने चाहिए। इन 2 चीज़ों को कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए, ये बीमारी जब आई, ये पेंडेमिक आया, तो ये अचानक हम पे, वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। लेकिन फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी मिनिस्ट्री ने विद इन 15 डेज जो पहला रिस्पांस था वो आपके PTV के साथ मिलके टेली स्कूल को लॉन्च किया। अब यकीनन ऑनलाइन कनेक्टिविटी तो बहुत लिमिटेड है हमारे मुल्क में, लेकिन टेलीविज़न की कवरेज ख़ास तौर पे PTV की वो काफ़ी ज़्यादा है। वो हम बिल्कुल उसके बाद हम वहाँ रुके नहीं, हमने आगे रेडियो स्कूल शुरू किया कि जहाँ टेलीविज़न नहीं है वहाँ रेडियो की तो नशरियात ज़रूर जाती हैं। ठीक है।
اور باقی آن لائن ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے چونکہ ہمیں کانٹینٹ ہمارے پاس ابھی اتنا زیادہ اور اتنی کوالٹی کا نہیں ہے، تو ہم نے ایک ای پورٹل لانچ کیا ہے. یعنی آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں تو ای تعلیم پورٹل ہے جس میں تمام فری کانٹینٹ جو ہمارے ساتھ جو ہمارے پارٹنرز تھے، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ کنٹریبیوشن کی کہ اپنے جو آن لائن ریسورسز تھے ان کو فری ایکسیس ہمیں دے دی. اور اب ہم نے ایک موبائل ایپ بھی ڈیولپ کر لی ہے کہ وہ آپ ای پورٹل کو ایکسیس کرنے کے لیے، اور اس موبائل ایپ کے ذریعے آپ ٹیلی اسکول اور ریڈیو اسکول دونوں کو بھی ایکسیس کر سکتے ہیں. ٹھیک، اور یہ کن کلاسز کے لیے ہے، کہاں تک کے لیے یہ سارے لیکچرز اس میں ہوں گے؟ یہ کلاس 1 سے لے کر اور 12ویں تک. اچھا، 12ویں تک. باقی آپ کو جیسے پتہ ہے کہ یونیورسٹیز میں تو آن لائن سسٹم بڑا اچھا چل رہا ہے. ہمارے جو کالجز جو بی ایس پروگرام چلا رہے ہیں ان کا بھی بہت اچھا چل رہا ہے، کیونکہ وہ بڑے بچے ہوتے ہیں، کنیکٹیوٹی کا بھی اتنا ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو والدین کو کیا میسج ہوگا جو سیٹسفائی نہیں ہے؟ کیونکہ اب تو جو حالات نظر آتے ہیں ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ شاید کرونا کے ساتھ اب ہمیں زندگی ہی گزارنی ہے، کہ ویکسین کے بعد بھی شاید حالات بہتر نہ ہو پائیں، جس طرح سے وہ شکل بدل رہا ہے، جس طرح سے بیہیو کر رہا ہے. تو پھر اس کے لیے ہمیں ایک پراپر اسٹریٹجی بھی بنانی ہوگی، نہ صرف والدین کو اپنی پرسیپشن اپنا چینج کرنی ہوگی، ان کا مائنڈ سیٹ، اور اس کے علاوہ ہمیں باقی جو ہمارا پورا تعلیمی نظام ہے اس کو ہمیں چینج کرنا پڑے گا. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اب ہمیں ایک نیو نارمل کی طرف جانا ہے. مطلب ہم نے یہ ایکسیپٹ کر لینا ہے کہ یہ پینڈیمک اب ہمارے درمیان رہے گا اور ہمیں اس کے ساتھ ایگزسٹ کرنا ہے. تو آپ کو خوشی ہوگی یہ جان کر کہ جیسے ہی ہم نے اپنا رسپانس دیا اور ٹیلی اسکول شروع کیا تو ہمارے پاس انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز جیسے ورلڈ بینک ہے، ایک گلوبل فنڈ فار ایجوکیشن ہے، پارٹنرشپ فار ایجوکیشن GPE، انہوں نے خود ہمیں اپروچ کیا کہ جی ہم بڑے خوش ہیں کہ آپ نے ایسا رسپانس دیا، تو ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب وہ ساری پروسیسز ہو کے ہمارے پاس 2-3 ایسے پروگرامز ہیں جو ہم صوبوں کی شمولیت کے ساتھ اس پہ لانچ کر رہے ہیں. ان میں یہی چیزیں ہیں کہ پینڈیمک رسپانس ہے. ٹھیک ہے. کہ ہم نے اب اس کو کیسے رسپونڈ کرنا ہے. تو اس میں ہم پلاننگ بھی کر رہے ہیں، اس میں مختلف چیزیں کنسیڈر کر رہے ہیں، جیسے بلینڈڈ لرننگ. بلینڈڈ لرننگ یہ ہے کہ ٹیچر بھی ہو اور لیکن آن لائن ریسورسز بھی ہوں، ان کو کوئی اس طرح کا اکوپمنٹ دے دیا جائے جیسے لیپ ٹاپ ہے یا ٹیبلٹ ہے یا ٹیلی فون ہے، اس پہ وہ لیکچرز جو ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کر کے اسٹوڈنٹس کو کنوے کیے جائیں. مطلب یہ میں ایک مثال دے رہی ہوں، لیکن اس میں بہت ساری چیزوں پہ اب مشاورت ہوگی، اس پہ بات چیت ہوگی. ایکسپرٹس جو ٹیکنالوجی کے ہیں وہ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں، اور آپ کو خوشی ہوگی یہ جان کے کہ ہم نے اپنی منسٹری میں ایک ونگ بنا لیا ہے ڈسٹنٹ لرننگ کا، تاکہ ڈیڈیکیٹڈ وہ اس پہ کام کرے. اور جو ہماری نئی ایجوکیشن پالیسی آ رہی ہے جو عنقریب جس کو ہم انویل کریں گے، اس میں باقاعدہ آن لائن ایجوکیشن اور بلینڈڈ لرننگ اور ٹیکنالوجی کا جو استعمال ہے ایجوکیشن میں، تو اس کا ایک بہت بڑا پورشن ہوگا. جہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ جی کنیکٹیوٹی نہیں ہے، ہمارے بہت سے اسکولز ایسے ہیں جس میں الیکٹریسٹی بھی نہیں ہے. اب اس میں ہمیں ون فٹ فار آل نہیں ہو سکتا، تو ہمیں لوکل ان کے لیے علیحدہ سے کوئی اسٹریٹجی ہوگی. وہ ہر ایک کے لیے اس میں صوبے ہم آن بورڈ ہم نے لیا ہے. صوبے اپنے اپنے ڈسٹرکٹس کے مطابق وہ سجیسٹ کریں گے. جیسے فار انسٹنس ہم سولرائزیشن کی طرف جا سکتے ہیں اسکولز میں. پھر کنیکٹیوٹی کے لیے وہ لوکل ڈیوائسز ہوتے ہیں جیسے راسبری ڈیوائس ہے، وہ لگائی جا سکتی ہیں. ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ ہم جو یہ موبائل کی یہ جو کمپنیز ہیں ٹیلکوز ہیں ان کے ساتھ بات چیت کریں گے، ان کو آن بورڈ لیں گے کہ ان کا جو وہ ایک CSR کا کمپوننٹ ہوتا ہے، تو وہ ایسے دور دراز علاقوں میں اسکولز میں ہم ان کو جگہ دے سکتے ہیں کہ وہ اپنا ٹاور لگائیں جس سے کنیکٹیوٹی ہو. تو یہ سب چیزیں انڈر کنسیڈریشن ہے. پیرنٹس سے میری یہ استدعا ہے کہ آپ نئی ریالٹیز کو ایکسیپٹ کریں اور اس میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو بھی ایڈجسٹ کرائیں اور ہمارے ساتھ تعاون کریں. تو اچھا، اسٹوڈنٹس کے لیے یہ خبر ہے کہ آن لائن ایگزامس نہیں ہوں گے؟ فی الحال نہیں ہوں گے. یونیورسٹیز کو ہم نے، کیونکہ اس وقت ڈیمانڈ تو اسٹوڈنٹس کی بہت ہے، اور وہ تھوڑا جینوئن بھی فیل ہوتا ہے کہ اگر آپ نے آن لائن پڑھا ہے زیادہ ٹائم تو پھر آن لائن ایگزامس لینے میں کیا قباحت ہے.
اس میں ابھی ہمارے پاس وہ سسٹمز اتنے ڈیولپ نہیں ہیں. کچھ یونیورسٹیز کو ہم نے HEC کو یہ اتنی وہ دیا ہے, اجازت دی ہے کہ وہ اگر سمجھیں کہ کوئی یونیورسٹیز اس قابل ہیں کہ آن لائن ایگزام لے سکتی ہیں تو وہ انڈیویجولی ڈیسائیڈ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک اور بہت اہم ایشو پرائیویٹ سکولز کا, کہ کہا یہ جاتا ہے کہ پرائیویٹ سکولز کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں, ظاہر ہے ایک بہت بڑی تعداد پاکستانی بچوں کی وہاں پر موجود ہے, کہ بے روزگاری بہت بڑھ گئی ہے, اساتذہ بے روزگار ہو گئے, اور ابھی پروٹیسٹ بھی سٹارٹ کر رہے ہیں وہ لوگ, چاہتے ہیں کہ فوری طور پر سکولز کھول دیے جائیں تاکہ بچوں کی تعلیم کا حرج نہ ہو. جو ڈیمانڈ ان کی طرف سے آ رہی ہے, جو ان کے کنسرنز ہیں, ان کو کیسے آپ دیکھتی ہیں؟ فیس آپ نے کیا اس چیز کو انشور کیا ہے کہ وہ لوگ پوری لے رہے ہیں بچوں کی, یا وہ لوگ کہتے ہیں کہ فیس نہیں دیتے ہیں والدین تو اس وجہ سے بہت لاس ہو رہا ہے؟ یہ سارا ایک بڑا عجیب سا سینیریو بن گیا ہے کہ لوگ اس حوالے سے بھی اب سڑکوں پر نکل آئیں گے. جی, ہماری بہت زیادہ ڈسکشنز ان کے ساتھ ہو رہی ہیں, اور ہم نے ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیں ہم تو منسٹری آف ایجوکیشن ہے, ہم تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اسکول بند ہوں, لیکن یہ ایک ایسی صورتحال ہے جیسے جنگ کی صورتحال ہوتی ہے, تو جان تو سب سے زیادہ, مطلب سب سے پہلے تو جان آتی ہے نا, صحت اور جان سب سے پہلے, اور اس میں پھر منسٹری آف ایجوکیشن کا سے نہیں ہوتا, جو لاسٹ ورڈ ہوتا ہے وہ منسٹری آف ہیلتھ کا ہوتا ہے. اگر وہ ہمیں کہیں کہ اسکول نہیں کھول سکتے تو ہم اپنے بچوں کی جانیں تو نہیں بالکل, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ہماری انفارمیشن ہے کہ یہ فی بھی چارج کر رہے ہیں پیرنٹس سے, اور پیرنٹس کو ایک طرف یہ کمپلینٹ ہے کہ جی پڑھا نہیں رہے تو فی کیوں چارج کر رہے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ پیرنٹس فی نہیں دے رہے ہیں, لوگ جو بے روزگار ہو رہے ہیں, اس کا مطلب ہے ظاہر ہے کہ پھر یہ اسکول سے نکال رہے ہیں اپنے ٹیچرز کو. جی, وہ بھی ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا دیکھیں, ابھی پورے پاکستان میں ہر سیکٹر پہ ایک پریشر پڑا ہے, اور ہر کسی کا فرض ہے کہ جب اس طرح کی ایمرجنسی اور اس طرح کے ڈیزاسٹر کوئی آ جائے تو ہر کسی نے اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہوتا ہے. تو ان کو بھی ضرور چاہیے کہ اپنا حصہ اس میں ڈالیں, اور تھوڑا سے اگر پروفٹس ان کے کم ہوتے ہیں تو اس سے گزار کریں. However, یہ میں آپ کو اشور کرتی ہوں کہ ہم ان کی مشکلات سے آگاہ ہیں, اور ہم اس پہ بہت عرصے سے ورکنگ کر رہے ہیں. دیکھیں, جو ایلیٹ سکولز ہیں جو بہت زیادہ فی لیتے ہیں ان کا اتنا مسئلہ نہیں ہے, لیکن ہمارے ہاں جو 5,000 روپے سے کم فی والے, وہ ایک بڑا ویلیوبل ایسیٹ ہے ہمارے پاس. وہ بہت سارے پرائیویٹ سکولز ہیں جنہوں نے ہماری پبلک سکولز کا لوڈ, ہاں جی, تعداد بھی زیادہ ہے, اور ان کا وہ فائنینشلی بھی ہم وی انڈرسٹینڈ کہ وہ اتنے اسٹیبل نہیں ہیں. ان کے لیے ہم ورک آؤٹ کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی آسان قسطوں پہ قرضے لے دیں, یا کوئی اس طرح کی یعنی کوئی اسٹریٹجی آپ یہ سمجھتی ہیں کہ بنائی جا سکتی ہے؟ جی, ہم اس پہ ورک کر رہے ہیں, اور اس پہ ان سے پہلے بھی مشاورت ہوئی تھی, اور پھر تھوڑے سے حالات ٹھیک ہو گئے تھے, سکولز کھل گئے تھے, تو اب دوبارہ سے یعنی ابھی آپ یہ یقین دہانی کرا رہی ہیں کہ ان سے دوبارہ مشاورت ہوگی, آن بورڈ لیا جائے گا, اور کوئی ایسا میکنزم ڈیوائس کیا جائے گا ہم اپنی پوری کوشش جس سے ان کا لاس کم ہو, کیونکہ وہ اس میں بہت سارے محکمے اور انوالوڈ ہوتے ہیں. لیکن ہم اپنی ایجوکیشن منسٹری کی طرف سے ہماری پوری کوشش ہوگی کہ کوئی بھی پرائیویٹ سکولز بندش کی طرف نہ جائیں فار فائنینشیل کنسٹرینٹس. اس کے لیے ہم پوری کوشش کریں گے ان کو سپورٹ کرنے کی, لیکن یہ ہے کہ سکولز اسی وقت کھلیں گے جب ہیلتھ منسٹری اس کو الاؤ کرے گی. ٹھیک ہے, یعنی اس میں مجبور ہیں کہ آپ لوگ پہلے آپ اسکول نہیں کھول سکتے ہیں. فرح صاحبہ, مجھے یہ بتائیے گا کہ یکساں نصاب تعلیم کے حوالے سے بہت بات ہوتی رہی, ہر حکومت ہی بات کرتی رہی ہے, لیکن یہ شاید کوئی اتنا مشکل عمل ہے, اتنا مسئلہ ہے کہ اس کو کوئی امپلیمنٹ کر نہیں پایا. آپ لوگ فیز 1 سنا ہے کہ مکمل کر چکے ہیں, اس حوالے سے کام ہو رہا ہے, ذرا اس کی تھوڑی سی ڈیٹیلز ہم سے شیئر کریں کہ اب آپ کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں, ہم کب تک ایکسپیکٹ کریں کہ ملک میں یکساں نصاب تعلیم رائج ہو جائے گا؟ جی, ہم نے جو فیز 1 ہے یکساں سنگل نیشنل کریکولم جسے ہم کہتے ہیں 1 to 5 کا, وہ انشاءاللہ جب نیکسٹ سیشن شروع ہوگا, جو کہ یہ پینڈیمک کی وجہ سے پہلے اپریل میں شروع ہوتا تھا, اب اگست میں شروع ہوگا نیکسٹ سیشن. اس سے یہ کتابیں انشاءاللہ جو ہیں سنگل نیشنل کریکولم پہ بیسڈ کتابیں انشاءاللہ شروع ہو جائیں گی. اور یہ جو کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے ملک میں
कम से कम 4 किस्म के निज़ाम बिल्कुल। चल रहे हैं और इतने साल हमने इसी के साथ गुजार दिए। जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसका एक मैनिफेस्टो का बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था कि एक यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लाया जाए। तो उसकी तरफ जो पहला कदम है वो ये सिंगल नेशनल करिकुलम है, जो कि तमाम प्राइवेट स्कूल्स, पब्लिक सेक्टर स्कूल्स, मदरसे, एलीट प्राइवेट स्कूल्स, सब में ये इन चारों को आपने हाँ, हमने उनको ये कहा है कि आप ये बुक्स ज़रूर पढ़ाएंगे। उसके अलावा अगर आप कुछ पढ़ाना चाहते हैं, आप कुछ एडिशनल जैसे कि अगर जो एलीट प्राइवेट स्कूल्स हैं वो समझते हैं कि हम अपने बच्चों को मज़ीद चीज़ें पढ़ाना चाहते हैं तो वो ज़रूर शौक से पढ़ाएं। लेकिन मिनिमम जो ये हमने स्टैंडर्ड्स बता दिए हैं कि ये चीज़ें आप ज़रूर पढ़ाएंगे। अच्छा। और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कुछ चीजें कंपलसरी कर दी हैं कि ये सब ने, चाहे वो मदारिस में है, पब्लिक सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर में है, आपने वो सब पढ़ाना है बच्चों को। और बाकी एडिशनली अगर आप चाहें तो आप और भी चीजें पढ़ा। ये मैं ये जानना चाह रही थी, कोई टाइम फ्रेम बता सकते हैं कब तक? जी, जैसे कि मैंने कहा कि 1 से 5 तक का तो अगले अगस्त से शुरू हो और जाएगा। आगे फिर और ये कहाँ तक होगा, किन क्लासेस तक ये होगा? फिलहाल 8वीं क्लास तक होगा। लॉन्ग टर्म में तो हम इसको 12वीं तक ले जाएंगे, लेकिन फिलहाल जो सेकंड फेज है वो 6 से लेकर 8वीं तक, वो उस पे अभी काम तेजी से जारी है। और वो अगले जो 22 का जो सेशन होगा 2022 का, उससे 6 to 8 तक। ठीक है। एक और बहुत सारी रूमर्स हम लोग सुन रहे हैं और इस पे मीडिया पे बात भी हो रही है HEC के हवाले से। अब आप हमारे साथ मौजूद हैं तो मैं ये चाहती हूँ कि इस पे भी थोड़ी सी बात कर लें। आप हमें बताएं कि HEC के हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये मिनिस्ट्री के अंडर होगा और ऑर्डिनेंस जो है वो भी साइन हो चुका है, तो ये सारी चीज़ें, इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? सबसे पहले तो मुझे बताएं क्या ये दुरुस्त है? थैंक यू नाहिद कि आपने ये इशू रेज किया, क्योंकि पिछले 2 दिन से बहुत गलत खबरें मीडिया में भी और सोशल मीडिया पे भी चल रही हैं। हमने बिल्कुल HEC की जो खुद मुख्तारी है उसे बिल्कुल ख़त्म नहीं किया। और बिल्कुल हरगिज़ हमारी मिनिस्ट्री के अंडर उसको नहीं लिया। हम हर जो ऑटोनमस बॉडी होती है उसकी एक कंट्रोलिंग मिनिस्ट्री होती है, मतलब जिसके थ्रू वो सारा गवर्नमेंट बिजनेस कंडक्ट करती। तो हम उनकी मिनिस्ट्री ज़रूर हैं, लेकिन वो एक खुद मुख्तार इदारा है। जो ऑर्डिनेंस हुआ है उसमें सिर्फ 2 चीज़ें हुई हैं, वो मैं आपको क्लियर कर दूं। उसमें जो HEC के चेयरपर्सन हैं उनकी जो मुद्दत मुलाजमत पहले 4 साल फिक्स थी उसको कम करके 2 साल किया गया है। और HEC के जो मेंबर्स थे उनकी तादाद में 3 का इजाफा किया गया, मतलब 3 मेंबर्स और ऐड किए। इसके अलावा कोई हमने उनकी खुद चैलेंज नहीं किया उनकी अथॉरिटी। अच्छा, बस इससे एक और ज़िमनी सा सवाल अब मैं ख़त्म करना चाह रही हूँ। मुझे ये बताएं कि ये सारी चीज़ें जो आप बता रही हैं, अवेयरनेस के लिए भी कोई ख़ास कैंपेन है? क्योंकि लोगों का इतना ज़्यादा रुझान होता नहीं है वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ यानी इंस्टीट्यूट की तरफ। अब तो पूरी दुनिया में तब्दीली आ गई, जैसे आप भी बात कर रही हैं, स्किल्स की बात करें, लोग अब जॉब्स की बजाय अपने छोटे छोटे बिजनेस जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ इस हवाले से आप लोग भी कुछ काम करें, लोगों को बताया जाए उन्हें? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये अवेयरनेस वाली साइड थोड़ी सी हमारी कमजोर है कि हम काम तो कर रहे हैं लेकिन लोगों को इसका पता नहीं है। लेकिन अब जो नेक्स्ट फेज में हमें थोड़ी सी फंडिंग हुई है उसमें मैंने यही डायरेक्शन दी है कि इसमें बहुत बड़ी एक अवेयरनेस कैंपेन भी हमें चलानी है। जैसे कि आपने ये जो पहले भी हम बात कर रहे थे ना कि कोविड का जो हमारा रिस्पॉन्स है उसकी भी हम अवेयरनेस की कैंपेन चलाएंगे, और ये जो स्किल्स के लिए हम जो कुछ कर रहे हैं इंशाल्लाह उसकी भी अवेयरनेस। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फराह हामिद खान साहब हमारे साथ नाज़रीन मौजूद थी, वफाकी सेक्रेटरी तालीम। और जो मसाइल हमने डिस्कस किए थे लोगों के साथ, जो वालिदैन के मसाइल थे और जो सारे इश्यूज़ हम लेकर यहाँ पर इनके पास आए, उन्होंने उसका जवाब दिया है, हमें ये बताया है कि किस तरह से गवर्नमेंट प्लान कर रही है। और अगर कोविड के हवाले से बात करें, सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया इससे मुतासिर हुई है और इस वक्त इस किस्म के हालात हैं जो हमने पहले ऑब्जर्व नहीं किए हैं। हम फर्स्ट टाइम ऐसी चीज़ें फेस कर रहे हैं और अभी हमें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है, अभी बहुत सारा काम करना है, तब हमें मालूम होगा कि हम कैसे मैनेज कर पाएंगे। और अगर इसी लाइफ के साथ हमने चलना है तो फिर वक्त के साथ साथ बहुत सारी तब्दीलियाँ हमारी ज़िंदगी में भी आएंगी। अब वालिदैन को भी समझना पड़ेगा कि उन्होंने किस तरह से बिहेव करना है, कैसे आगे अपने बच्चों को लेकर चलना है। बच्चों को भी समझना पड़ेगा, हमारे स्टूडेंट्स को भी इस चीज़ का इदराक होना चाहिए, उन्हें मालूम होना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने अपनी एजुकेशन को आगे लेकर चलना है। फिर तालीमी इदारों का बहुत बड़ा रोल आ जाता है। और जब
हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करते हैं तो वहाँ पे भी हमें इस अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत ज़रूर होनी चाहिए। उन्हें ये मालूम है कि ये वक्त जो है ये थोड़ा सेक्रीफाइस करने का है, सबको इकट्ठे साथ लेकर चलने का है। मिनिस्ट्री की तरफ से जो इकदाम किए जा रहे हैं वो भी हमने आपसे शेयर कर लिए हैं और बड़ा अहम इशू था जिस पर बात करनी भी ज़रूरी थी, क्योंकि लोग बहुत परेशानी का शिकार हैं। अभी तक किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, उनकी एजुकेशन किस तरह से आगे चलेगी, कैसे एग्जाम्स होंगे। हमने अपने तय कोशिश की है कि बहुत सारी चीज़ें आज आपके साथ क्लियर करें। इसके साथ ही नाहिद चौधरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।